कोई बात नहीं, आप लोग आ गए ना। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूएम। हम इकट्ठे हुए रिवीजन की नीयत से। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे सामने जो जीनियस लोग बैठे हैं उन्होंने पूरा क्यूएम पढ़ा हुआ है और वो इस नीयत से मेरे सामने दोबारा आए हैं कि शायद हमें 4-4.5 घंटे में जो 4 क्लासें हैं 1.5 घंटे की 4 1.5 इज्जत रख लो जालमो, रिकॉर्डिंग हो रही है 6 घंटों में हमने जो है वो पूरा क्यूएम जो है वो रिवाइज करना है। सुनने में तो बड़ी इम्पॉसिबल किस्म की बात लग रही है, तो हम भी ज़रा अक्लमंदी से चलेंगे। हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा टाइम डालेंगे, ज़्यादा रोशनी डालेंगे और कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा इग्नोर कर देंगे। मैं आपके ज़िम्मे डाल दूंगा कि आप लोग जो है वो खुद ही करके आ रहे होंगे। गौर करें, मैंने नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं कहा, मैंने कम इंपॉर्टेंट कहा है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि चैप्टर 5 एंड 6, जिसे हम प्यार से कहते हैं फाइनेंशियल मैथ्स वाला पोर्शन, जिसे हमारी आईक्यूएम की ग्रिड में ग्रिड बी बोला जाता है, इसमें आते हैं चैप्टर 5 और 6। इसमें बातें हो रही होती हैं पैसों की, इंटरेस्टों की, फ्यूचर वैल्यू की, प्रेजेंट वैल्यूज़ की। तो इसके जो है वो बहुत सारे फार्मूलाज देखते हैं और जो है वो देखते हैं किस किस्म के जो है वो अजीबो गरीब सवाल आ जाते होते हैं। तो चैप्टर 5 से हम स्टार्ट करें। चैप्टर 5 की सबसे पहली जो अपने चीज़ देखी होगी दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। कौन था सिंपल इंटरेस्ट? वो वाला इंटरेस्ट जो कि स्टार्टिंग वाली अमाउंट पे डिपेंड करता होता था। आपने आज अकाउंट में 1 लाख रुपए रखवा दिया है तो आपको अगले साल भी 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उससे अगले साल भी, उससे अगले साल भी। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, वो इस बात पे नहीं जाता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, वो इस बात पे जाता है कि आपने शुरू में कितने पैसे दिए थे। तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ फॉर्मूलाज थे। क्या मुझे आप लोगों को फॉर्मूलाज दोबारा से रिवाइज करने की ज़रूरत है या गुजारा हो जाएगा? आवाम से मिक्स आवाज़ें आ रही हैं। कर देते हैं, 1.5 घंटा भी तो गुजारना है। सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, एक फ्यूचर वैल्यू का, एक इंटरेस्ट का। फ्यूचर वैल्यू को हम एस बोल देते हैं फिलहाल। हमने कहा था एस इंटू सॉरी पी इंटू 1+r/n। और इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने देखा था I = P × R/n। P कौन है? आज के पैसे, प्रेजेंट वैल्यू। R कौन है? रेट, इंटरेस्ट रेट। N कौन है? आपका टाइम पीरियड या नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में नंबर ऑफ टाइम पीरियड जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, या तो पूरे पूरे साल होते हैं या कुछ सालों का फ्रैक्शन बन जाता होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सवाल बोले कि ये सिंपल इंटरेस्ट पूरे 8 महीने के लिए था तो क्या करेंगे? 8/12 कर देंगे, आपका n हो जाएगा। तो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। इसमें फ्यूचर वैल्यू होती है, इसमें प्रेजेंट वैल्यू होती है। हर जो है वो कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा सवाल करते जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। मैंने स्क्रीन जान के नहीं खोली हुई, हम जो है वो ऑन द स्पॉट अपने सवाल बना के खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे जरूरत है 2 लाख रुपए की और मेरे पास सिर्फ वॉलेट में 1600 रुपए पड़ा है। तो कितने साल बाद मैं इतने सारे पैसे कमा लूंगा? अगर ये सारे मैं बैंक में डाल दूं और इंटरेस्ट रेट आजकल चल रहा है पता नहीं 9% कर लेते हैं, कोई मुझे n निकाल देगा? इंटरेस्ट रेट को r से 1+r/n। r और n मिलता जुलता है। चले मैं क्लैरिफाई भी कर देता हूं, ये रेट है। अवाम ने कहा कि अगर किसी नेक आदमी के पास सिर्फ 1600 रुपयों से 2 लाख रुपए जमा करने के लिए जो है वो 2000 साल लग जाएंगे। मैंने जान किस तरह की एग्जांपल ली थी कि आंसर अजीबो गरीब सा है। चले अपनी औकात को थोड़ा सा डाउनग्रेड करते हैं। अगर मेरे पास 1600 रुपए हो और मुझे सिर्फ 2000 रुपए चाहिए हो तो कितने साल लग जाएंगे? अवाम ने कहा 2.7। 2.7 का क्या मतलब होता है? 2.7 मीन्स के 2 साल पूरे, और 0.7 का क्या मतलब है? 7 महीने? बिल्कुल भी नहीं। 0.7 इंटू कितने महीने होते हैं साल में? 0.7 इंटू 12 क्या होता है? अवाम ने कहा 8.4। मजीद गहराई में जाना है? कितना काफी है? अवाम एक बंदे ने कह दिया गहराई में, मैं मजीद गहराई में जाऊंगा।
8.4 मंथ्स का क्या मतलब है? 8 महीने और 0.4 दिन। एक महीने में दिन कितने होते हैं? 0.4 इंटू 30 क्या होता है? 8 महीने और 12 दिन। पूरे 12 पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा कुछ, वरना हमें और गहराई में डूबना पड़ेगा। बट ठीक है, इतना काफी है। ये नहीं कि मैं 2 साल 8 महीने और 12 दिन में इस काबिल हो जाऊंगा कि 2000 रुपए की इफ्तारी कर सकूं, और उतने सालों में जो है वो 2000 वाली इफ्तारी जो है वो फिर 6000 की हो जाएगी। तो ये तो था सिंपल इंटरेस्ट। किसी कोने में कोई सवाल? क्या कंपोनेंट्स है इसके? अब आपको अगर फॉर्मूला यूज करना आ गया फिर तो टेंशन ही खत्म। क्लास में अचानक से बहुत सारे लोग हैं। वालेकुम अस्सलाम। चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन स्टिल मैं एक्टिंग कर सकता हूं कि ये दूर दराज के लोग हैं जो कि हमने जब आवाज़ लगाई रिवीजन की तो ये आए हैं, ये गेस्ट हैं हमारे। मैं बिल्कुल एक्टिंग नहीं करूंगा कि मैं सबको जानता हूं, मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे। अच्छा, आपस की बात है, मैंने खुद आज अफ्तारी किसी के पल्ले से करनी है, लेकिन खैर नहीं, मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, इस तरह की बातें खुलेआम नहीं कहते। पॉइंट ये है कि हम सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर गौर फिक्र कर रहे थे। I इज इक्वल टू पी आर एन। एक और फॉर्मूला भी हम ट्राई करके देखते हैं। अगर हमारे पास पी आर एन और आई में से कोई 4 चीजों में से 3 चीजें गिवन हो तो हम चौथी चीज वो भी निकाल सकते होते हैं, वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। इंटरेस्ट, हमने कहा कि कोई ऐसा बैंक है, आपके किसी दोस्त ने आपसे आके कहा कि मुझे ना किसी बैंक से पूरे साल में कोई अच्छा सा नंबर बताएं, 75 रुपए का इंटरेस्ट मिला। जब आई 75 था और आपको पता है कि साल में जो है वो इंटरेस्ट रेट आजकल 10% चल रहा है और ये उससे 1 साल बाद पैसे मिले, तो मुझे बताएं उसने कितना सारा माल बैंक में रखवाया होगा कि बैंक ने उसे 75 रुपए दे दिए? कुछ तो रखवाया होगा। वह हमने कहा 750 रुपए बैंक में रखवाएं तो 1 साल बाद उस पर सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपए आ गया। ये तो था सिंपल इंटरेस्ट, कॉन्सेप्चुअली कोई परेशानी वाली बात। आई कैप, ऐसे एक मिनट, इसका आपसे सवाल से ही लिंक करता हूं। अक्सर स्टूडेंट का कंफ्यूजन होती है कि अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो तो बंदा क्या अज्यूम करे, तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट अज्यूम करना है। लेकिन अगर सवाल, चूंकि अब कंपाउंड इंटरेस्ट कॉमन है, सिंपल इंटरेस्ट है ही नहीं, इंशाल्लाह सवाल आपसे बोलेगा कि इतने पैसे किसी ने बैंक में रखवाए, इतना रेट है, इतना टाइम पीरियड है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, या कैलकुलेट सवाल बोलेगा कि इफ सिंपल इंटरेस्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर इतने सारे साल। तो सवाल मुंह से बोले तो सिंपल अज्यूम कर लें और सवाल कुछ भी ना कहे तो कंपाउंड अज्यूम कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट का एक भाई जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि मैं आपके बैंक बैलेंस को देखता हूं, आपकी शख्सियत को नहीं देखता। कंपाउंड इंटरेस्ट है या खैर नहीं भाई, रोजा है, वापस आओ। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखता है कि आपके अकाउंट में कितने सारे पैसे हैं और उसके ऊपर जो है वो आपको मजीद इंटरेस्ट दे देता है। आपस की बात है, अगर यही एग्जांपल मैं कंटिन्यू रखूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगर यही सारे पैसे हों, फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। अगर ये 750 वाले भाई 1 प्लस आर रेट 10% रेज टू पावर 1, मुझे जरा कैलकुलेट करके दें फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी इन भाई की। आवाम से आवाज आई 825। तो मुझे बताएं 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? जादू। सिंपल इंटरेस्ट 75 रुपए था, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 75 रुपए, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो ये याद रखने वाली बात है कि 1 साल की अगर सिर्फ बात की जाए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। सेकेंड ईयर से जो है वो तब्दीली आना स्टार्ट होती है। मैंने कुछ नहीं कहा, इन लोगों ने कहा।
तो पॉइंट ये है कि अगर हम साइड बाय साइड कैलकुलेशंस करें तो एक साल बाद फ्यूचर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी सेम होगी और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी सेम होगी। हाँ, अगर ज्यादा सालों की बात की जाए तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो है वो ज्यादा पैसे कमा जाएगा एज कंपेयर टू सिंपल वाला। वो सिंपल है ना, इसलिए कम पैसे कमा रहा है। हाँ, मतलब वही कह रहा हूं कि या तो मुंह से बताएगा कि सिंपल निकाल लो, अगर कुछ ना कहे तो कंपाउंड। अच्छा, अब यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने I इज इक्वल टू पी आर एन नहीं करना, आपने सिंपली कर देना है S इज इक्वल टू पी प्लस आई, या आपने कर देना है S माइनस पी इज इक्वल टू आई। तो ये तो था कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें क्या डिफरेंस होता है वो हमने निकाल के देख लिया, हमने कैलकुलेशन भी करके देख ली। स्टिल दिल की तसल्ली के लिए जो है वो एक सवाल करके देखते हैं। आप में से किसी के पास थे 75 रुपए, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे 10 गुना हो जाएं। आजकल एक वो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है 10x करना है। मैंने ये क्रिप्टो वालों के मुंह से मैं इस तरह की बातें सुनता हूं। तो 10x करने के लिए आपके पास कितने पैसे हो जाने चाहिए? 750। अगर आपके पास 10x करने के लिए सिर्फ 2 साल हैं तो बताएं रेट क्या होना चाहिए? बड़े एक अजीब सा आंसर आया 2.16। 2.16 को परसेंटेज में हम क्या बोलेंगे? 2% या 16%? 216%। आपको डबल रेट मिले तो 10x होगा 5 साल में, वरना कोई 2 सालों में, वरना कोई नहीं होना। चलें जरा इंसानों वाली फिगर्स अज्यूम करते हैं। अगर आपको 10x 10 साल लगा के करना है तो बताएं रेट क्या होगा? हाँ, हम तो फिलहाल अपनी तरफ से वैल्यू अज्यूम करें ना। आवाम से आवाज आई 0.25। अगर 25% रेट होगा तो 10 सालों में भाई के पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात? ओके, हमने सिंपल इंटरेस्ट देखा, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। अब अगली बात करते हैं किसकी भला? डिस्काउंटिंग की। हाँ, आपका जवाब मैंने दिया तो है कि अगर सवाल मुंह से बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ये फॉर्मूला। हाँ, ये दोनों तो सेम है, उसी को रीअरेंज किया है ना। P प्लस आई इज इक्वल टू एस होता है, S माइनस पी इज इक्वल टू आई होता है। अगर सवाल इसमें से कोई सी 2 चीजें नोन होंगी, तीसरी चीज अननोन होगी, इस फॉर्मूले में पुट करें, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इसी की हम बात कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज 75 रुपए, फ्यूचर वैल्यू इज 750 रुपए। बताएं इंटरेस्ट कितना होगा? आपके पास 2 फॉर्मूले में किसी में भी वैल्यू पुट कर लें, आप मुझे आई बता देंगे। 600 कैलकुलेटर से पूछना पड़ रहा है। 675 तो नहीं? दिल की तसल्ली कर लें, मेरी बातों में ना आइएगा। 675। तो हमने कहा कि इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है, हमारे पास आंसर आ जाएगा द कंपाउंड इंटरेस्ट वाज 675 रुपए। इससे अगली बात, अगर हम टाइम में उल्टे चल पड़े तो क्या होगा? अगर सवाल बोले कि आज से 10 साल बाद किसी चीज की वैल्यू है इतनी सारी, बताओ आज के पैसों में उसकी वैल्यू क्या है? और इसी चीज को डिनोट करने का एक ऑपोजिट तरीका भी होता है। बताओ 10 साल बाद इतने लाख की मशीन लेनी है, मोबाइल लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बताओ आज कितने सारे पैसे बैंक में रखवाएं कि हमारे पास इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाएं? फॉर्मूला अगर देखा जाए तो आपकी आंखों के सामने है, बस हमने उसे थोड़ा सा रीअरेंज करना है। अगर हमने किसी चीज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो तो देखें इस फॉर्मूले के साथ क्या छेड़छाड़ की जा सकती है। S इज इक्वल टू पी
इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन था, मैं चाहता हूं पी निकला है। कॉमन सेंस कहती है कि मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं, यहां एस की वैल्यू लिखूं, पी अननोन हो जाएगा, लेकिन आई कैप को तो नहीं पता, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो है वो आंसर निकाल लेते होते हैं, हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं। ये वाला 1 प्लस आर रेज टू पावर एन उधर चला जाएगा, एस ओवर 1 प्लस आर रेज टू पावर एन पी होता है। ये 1 प्लस आर रेज टू पावर एन डिनोमिनेटर में बुरा लग रहा है, उसे ऊपर बुला लें। इसे ऊपर बुलाने के लिए हमें n के साथ कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? s इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन इज इक्वल टू पी। ये हमने फॉर्मूला निकाला है, इस फॉर्मूले का नाम क्या बोलते हैं? हम इसे डिस्काउंटिंग। फ्यूचर से प्रेजेंट में वापस आने को हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंडिंग। और आपस की बात है, फॉर्मूला सेम है, बस इसी को हमने रीअरेंज कर दिया। आई इंटरेस्ट है, ये सेम चीज है, ऊपर वाला वन, चले इसे भी, ये इसे मैंने वन कर दिया। नेक्स्ट हमने डिस्काउंटिंग की भी बात की। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस। एक बड़ा कॉमन मसला जो कि चैप्टर 5 के सवालों में आता है वो ये कि सवाल आपसे कहता है इंटरेस्ट बहुत सारा दूंगा लेकिन बार बार दूंगा। तो सॉरी, हाँ उसकी भी बारी आती है। तो अगर आपसे बैंक कहता है मैं आपको बार बार इंटरेस्ट दूंगा तो कितनी को दफा दे सकता है? बैंक की मर्जी। बैंक आपसे यह भी कह सकता है कि हर महीने, बैंक आपसे यह भी कह सकता है हर 3 महीने बाद, जिसे इंग्लिश में क्वार्टरली बोलते हैं। बैंक ये भी कह सकता है कि मैं आपको रोजाना इंटरेस्ट दूंगा, और अवाम का सबसे फेवरेट तरीके का इंटरेस्ट, बैंक कहता है आप सांस लेंगे तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। मतलब एवरी सेकंड आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो साल में कितने सेकंड होते हैं, शायद ये कैलकुलेट करना ज्यादा मुश्किल हो जाए, तो उसके लिए शायद हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाए। तो आइए इसमें एक फॉर्मूला नया ऐड करते हैं। जब कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो तो हमारा फॉर्मूला चेंज होता था, एस इज इक्वल टू ई। इससे हम प्यार से बोलते हैं यूलर्स नंबर। अपने कैलकुलेटर पर गौर से लिखिएगा, कहीं एक बेचारा अकेला ई लिखा होगा। यूलर्स नंबर रेज टू पावर आर मल्टीप्लाई बाय एन, इससे आपके पास आ जाती है सांस लेने वाली कंपाउंडिंग। आइए जरा चेक करके देखते हैं, जो सुनने में हमें लग रहा है कि सांस लेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, बड़ी काम की बात है, कितनी कोई काम की बात है अभी पता लग जाता है। आप लोगों के पास थे 75 रुपए, आपने एक बैंक से राब्ता किया, बैंक ने कहा कि मैं आपको जो है वो, ये वाला बैंक सीधा था, उसने कहा कि यार 10% इंटरेस्ट दूंगा, साल में एक दफा दूंगा, जाओ ऐश करो। बताएं एक साल बाद आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? 82.5। आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 7.5 रुपए का इंटरेस्ट था, और फ्यूचर वैल्यू आपकी होगी 82.5। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, बिल्कुल सीधा सवाल था। लेकिन अगर सवाल में कॉम्प्लिकेशन आ जाए, बैंक बोले मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, 5% दूंगा, साल में 2 दफा दूंगा, लेट्स सी क्या हमारे फॉर्मूले पे असर पड़ता है। 75 इंटू 1 प्लस आर, आर आपके पास 10% है, रेज टू पावर 1। हमने छेड़ना है इस फॉर्मूले को, क्या करना है इसके साथ, साल में कितनी दफा इंटरेस्ट मिल रहा है? 2। आर को डिवाइडेड बाय 2 कर दें, एन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, और मुझे कैलकुलेटर से पूछ के बताएं ये क्या होता है। क्या कॉमन सेंस ये नहीं कहती कि आंसर 82.5 ही आ जाएगा? हो 82.6 हो गया, 0.1 रुपीज का आपको फायदा हो गया। 82.6, इतना सारा फायदा हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सीखा हमने? जब साल में एक से ज्यादा दफा इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम आर को डिवाइडेड बाय एम करते हैं और एन को डिवाइडेड बाय एम करते हैं। चले मजीद दिल की तसल्ली करते हैं, अगर बैंक कहे मैं आपको रोजाना इंटरेस्ट दूंगा तो आप कितना को पैसे कमा लेंगे? 1 प्लस 10% डिवाइडेड बाय 375। अगर ये वीडियो कोई 2028 में देख रहा है तो यहाँ 365 नहीं 366 लिखिएगा, लीप ईयर के हिसाब से जो है वो डेज चेंज हो जाते हैं। रेज टू पावर
1 मल्टीप्लाई बाय 365। कैलकुलेटर से पूछ के बताएं ये क्या होता है, चेक करें। 30 पैसे का फायदा हुआ है, मजा आया? जी जी हाँ, हर चीज जितनी दफा साल में इंटरेस्ट मिलना है वो आर को डिवाइड करना है और एन से मल्टीप्लाई करना है। एक साल मल्टीप्लाई बाय 365, आपको कितनी दफा इंटरेस्ट मिला होगा? 375 दफा। यहां आपको साल में कितनी दफा इंटरेस्ट मिला? 2 दफा। अगर यहां 1 साल की नहीं 2 साल की स्कीम होती, हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते, 2 मल्टीप्लाई बाय 365 कर देते। ये उसी पैसों का बैंक चेंज हो गया। बैंक ने कहा मैं आपको अब साल में इंटरेस्ट 2 दफा नहीं दूंगा, हर दिन दूंगा, रोजाना दूंगा। चले, वक्त आ गया कि हम सांस लेने पे इंटरेस्ट चेक करें। एक मिनट, यहां पी है, हाँ। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू पी, 75 रुपए इंटू यूलर्स नंबर रेस टू पावर आर इंटू एन। आर क्या था? 0.1, एन क्या है? 1 साल। चेक करें, सांस लेने से कोई बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, हम यहाँ 75 रुपए की खातिर जो है वो परेशान होते फिर रहे हैं। जिसने 75 करोड़ बैंक में रखवाया होगा उसका तो ये जो डिफरेंस है वो भी लाखों में आ रहा होगा। तो बात सिर्फ पैसे की है। बहुत सारे पैसे बैंक में रखवाएंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, और अगर थोड़े से पैसे रखवाएंगे तो थोड़े से पैसे मिलेंगे। लेकिन सांस लेने से बस थोड़ा सा फायदा हुआ है, 0.08 का फायदा हो गया। और अगर हम इससे कंपेयर करें तो 0.38 रुपीस का फायदा हो गया। कैलकुलेशन में कोई परेशानी है तो बताएं, यूलर्स नंबर में या डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय n में या कुछ और में? ऐसे मजीद मुश्किल करते हैं। ये तो थी कॉम्प्लिकेशन नंबर 1। सवाल ने कहा ये पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है, इतनी सारी दफा इंटरेस्ट देंगे, ऐसा करो फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। अगर सवाल आपके साथ खेलने की कोशिश करें, सवाल कहे यही डेटा है, 75 रुपए आपके पास हैं, साल में 2 दफा इंटरेस्ट दिया जाएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट इस 5%। सवाल ने आपके साथ क्या खेलने की कोशिश की है? सवाल ने एक डिफरेंट बात की होगी, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट इस 5%। आए इसी माइंडसेट के साथ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करें। 75 इंटू 1 प्लस 1 प्लस आर। सर ने कहा था कि जहां साल में 2 दफा इंटरेस्ट मिल रहा हो डिवाइडेड बाय 2 कर दें, रेस टू पावर 1 साल की स्कीम है, 2 दफा इंटरेस्ट मिलेगा। ये कैलकुलेशन होगी? नहीं, कुछ गड़बड़ है। मैंने क्या गड़बड़ किया जान के? तो अभी थोड़ी देर पहले यही कोई पर्पल शर्ट में बोल रहा था कि 2 से डिवाइड करना है जब साल में 2 दफा। अच्छा, ये नेवी ब्लू है। साल में पहचान लिया मैडम ने, आवाज आई। पर एनम की बात हो रही है, जब पूरे साल का रेट गिवन हो तो डिवाइड करना है, वाकई करना है, दैट इज कॉम्प्लिकेशन 1। लेकिन अगर सवाल आपके साथ ये बोले कि 6 महीने का इंटरेस्ट रेट इतना है या 1 दिन का इंटरेस्ट रेट इतना है, तो डिवाइड नहीं करना, ये वाला स्टेप नहीं करना, तो आपका आंसर सही आएगा। ऐसा उससे आगे भी जगह थी लेकिन चलें कोई नहीं। ओह, फिर ठीक है। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 कुछ पल्ले पड़ी। चलें, मैं आपको एक जबानी एग्जांपल देता हूं, आप लोग मुझे सोच के बताएंगे कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 तो नहीं है या 1 है। साल का इंटरेस्ट रेट है 16% और सवाल ने कहा कि आपको 12 दफा इंटरेस्ट दिया जाएगा। कॉम्प्लिकेशन 1 है कि 2 है? या आसान अल्फाज में डिवाइड करें या ना करें? पूरे साल का इंटरेस्ट रेट 16% है और आपको साल में 12 दफा इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमने कहा डिवाइड करेंगे। अच्छा, 1 महीने का इंटरेस्ट रेट 1% है और साल में 12 दफा इंटरेस्ट मिलेगा, डिवाइड तो नहीं करेंगे? पक्की बात है? पक्की बात है, वाकई नहीं करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन नंबर 2, जहां आपको सवाल टाइम पीरियड बता दे वहां डिवाइड ना कर दीजिएगा। और कॉम्प्लिकेशन नंबर 3, कभी कभार सवाल आपके साथ, ये तो हमने आर के साथ खेलने की बात की, कभी कभार सवाल आपके साथ एन में भी खेलने की कोशिश करता है। पहले आसान बात करते हैं।
अगर स्कीम को मैं 1 साल के बजाय 5 साल पे ले जाऊं, मैं कहूं 5 साल की स्कीम थी और आपको हर साल में 2 दफा इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे जरा सोच के बताएं टोटल आपको इस पूरी स्कीम में कितनी दफा इंटरेस्ट मिलेगा? 10 साल तक मिलेगा, 10 बार मिलेगा। ये एक बड़ी डिफरेंस है, इंग्लिश में ना उलझ जाइएगा। एक चीज है 10 दफा इंटरेस्ट मिलना और एक चीज है 10 साल तक इंटरेस्ट मिलना, दोनों में बहुत फर्क है। अगर साल में एक से ज्यादा दफा इंटरेस्ट मिल रहा है तो अगर सवाल आपसे इस तरह की बातें करता पाया जाए कि बताओ 10 दफा इंटरेस्ट मिलने के बाद आपकी क्या फ्यूचर वैल्यू होगी, तो प्लीज एन मल्टीप्लाई करते ना पाई जाइएगा। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 क्या थी? डिवाइड नहीं करना। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3 है कि मल्टीप्लाई नहीं करना। कहां नहीं करना? जहां सवाल आपसे कहे कि अच्छा, एक कॉमन वर्ड यहां यूज होता है इंस्टॉलमेंट्स का। अगर सवाल इस तरह की बातें करता पाया जाए कि बताओ प्लीज फाइंड द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 इंस्टॉलमेंट्स या 2 इंस्टॉलमेंट्स या 5 इंस्टॉलमेंट्स, तो n को नहीं छेड़ना। सवाल ने कहा n इज 45, आप कहेंगे यस सर n इज इक्वल टू 45। अब आपको इससे गर्ज ही नहीं है कि साल में 1 दफा मिल रहा है कि 6 दफा मिल रहा है। सवाल ने कहा 45 दफा मिल रहा है, 45 दफा मिल रहा होगा। मान लेते हैं, वैसे आपस की बात है, मैं लिखा तो है। कॉम्प्लिकेशन नंबर 2 का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय m। इसके ऊपर मैं काटा मार देता हूं, ये नहीं करना। रेस टू पावर n मल्टीप्लाई बाय m, ये आपके पास हो गया कॉम्प्लिकेशन नंबर 2। अब हम बहुत खुश है, हंसने दे। चले, बंदे की नीयत साफ हो तो दूसरों को भी जो है वो सही अज्यूम करता है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस टाइम सब खुश हैं क्यों पढ़ के। दैट्स इट। कॉम्प्लिकेशन नंबर 3 का फॉर्मूला तो वही है, 1 प्लस आर है डिवाइडेड बाय एम भी है, रेस टू पावर एन भी है, मल्टीप्लाई बाय एम नहीं करना। फॉर्मूला तीनों जगह पे सेम है, बस कहीं कुछ चीजें नहीं करनी, और ये याद रखने वाली बात है। इसके साथ ही हम अपना मार्कर चेंज करते हैं। कैमरे वाले भाई, क्या इस वाली क्लास में रेड मार्कर नजर आता है कैमरे पे? वो कैमरे वाले भाई को आ रहा है, तो आपको इतने करीब से नहीं आ रहा? पर्पल आ रहा है नजर? ये क्या लिखा है? सबको रोजा लग रहा है सिवाय उस बंदे के जो सुबह 3 घंटे से बोले चला जा रहा है लगातार। चलें यार, ब्लू ही देख लेते हैं। ओके जी, हम बात कर रहे थे कॉम्प्लिकेशंस की। क्या कोई कॉम्प्लिकेशन में परेशान तो नहीं बैठा? ऐसी की तैसी उनकी। बताएं मैं क्या ऐसा करूं कि आपकी परेशानी सही हो जाए, सिर्फ मैथ्स की हद तक, क्यूएम की हद तक, वरना आगे से कोई बोल पड़े कि रिप्लाई नहीं आता तो मैं क्या बिगाड़ लूंगा। तो पॉइंट ये है कि कॉम्प्लिकेशंस में या कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट में कोई परेशानी? ओके, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है अफेक्टिव रेट, फ्यूचर वैल्यू। कॉम्प्लिकेशन 1 सबसे कॉमन है, 2 और 3 जरा रेयर है। 1 बता तो दी नहीं, 1 तक नहीं रखे आप अपने आप को, क्यों लिमिट कर रहे हैं? 2 और 3 भी आ सकती है, लेकिन ज्यादातर 1 आती है। पास होना है तो मैं पीएचडी करानी है आपको, मैं भी क्यूएम ही करा रहा हूं। इतना मैथ्स आता तो खुद ना कर लेता, पीएचडी की बात हो रही है। एनीवे, पॉइंट ये है कि मैं कुछ तीसरी दफा इफेक्टिव रेट स्टार्ट करने के चक्रों में हूं, क्या कोई मुझे रोकेगा? ओ यस, मुझे मौका मिल गया। इफेक्टिव रेट एक बैंक है, वो कहता है यार मुझसे 10% इंटरेस्ट रेट ले लो, और वो आपको साल में 1 दफा इंटरेस्ट देगा।
वो तो बैंक अच्छा हुआ, उसने आपसे कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं डाला उसने आपको। तो वो जो कह रहा है 10% इंटरेस्ट रेट, तो ये हमें नजर आ रहा है जो इंटरेस्ट रेट वो वाकई वही इंटरेस्ट रेट है जो हमें मिल रहा है। कॉमन सेंस कहती है हाँ। कॉमन सेंस की नहीं समझ आती तो दिल की तसल्ली कर लें। 75 रुपए 10% इंटरेस्ट रेट है, साल में सिर्फ एक दफा मिल रहा है, एक साल तक मिल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कहा था आंसर आता है 82.5। अगर बैंक कहता कि इंटरेस्ट रेट अभी भी 10% है लेकिन साल में 2 दफा मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करके देखी थी तो आंसर आ रहा था, यार कोई मुझे मैसेज ही कर दे क्या मसला है। अच्छा जी, पॉइंट ये है कि अगर साल में एक से ज्यादा दफा इंटरेस्ट मिल रहा हो तो ये वाली फिगर जो है वो चेंज हो जाती है। ये भी अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके देखा था। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई आपसे अगले वाले केस में पूछ ले कि 75 इंटू 1 प्लस आर रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 2, या अल्लाह खैर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलो साथ साथ में एक अदद मेल भी देख लूं। नहीं, मुझे तो मेल देकर डिप्रेशन ही हो रहा है। चल कोई नहीं, लेट्स फोकस ऑन द रिकॉर्डिंग। मैं तब से ये प्रूफ करने के चक्करों में हूं कि यह वाला इंटरेस्ट रेट जो देखने में है वो है नहीं। देखने में हमें इंटरेस्ट रेट लग रहा है 10%, मगर असल में इंटरेस्ट रेट 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। जरा दोबारा कैलकुलेट करके देखें यहां इंटरेस्ट एग्जैक्टली आता कितना है। अवाम ने कहा 82.6, इंटरेस्ट आपके पास हो गया 7 पॉइंट कितना 6 रुपीज। कैलकुलेटर से पूछ के बताएं 7.6 डिवाइडेड बाय 75 क्या होता है। कॉमन सेंस कहती है कि 10 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अवाम से आवाज आई 10.1, यानी कि जहां साल में एक से ज्यादा दफा इंटरेस्ट मिल रहा है वहां जो देखने में रेट है वो अलग है और जो असल में रेट मिल रहा है वो अलग है। तो जो चीज हमें देखने में नजर आ रही है उससे हम प्यार से बोलते हैं नॉमिनल रेट, और जो रेट असल में मिल रहा होता है उसे हम प्यार से बोलते हैं अफेक्टिव रेट। अफेक्टिव रेट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो मैंने आपको दिखा भी दिया, इंटरेस्ट निकालें और डिवाइड बाय कर दें। एक साल का इंटरेस्ट की बात हो रही है, एक साल का इंटरेस्ट निकालें और उसे डिवाइड कर दें पी से। और उसका दूसरा तरीका एक अदद फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव रेट आपके पास होगा 1 प्लस आर रेस टू पावर डिवाइडेड बाय एम रेस टू पावर एम। इससे आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव रेट। जरा उसी पिछले वाले सवाल में जरा मजीद दिल की तसल्ली करें। वन प्लस आर पूरे साल का रेट क्या था 10% डिवाइडेड बाय एम। साल में आपको कितनी दफा इंटरेस्ट मिल रहा था 2 रेस टू पावर 2। पता करें ये क्या होता है। कुछ फॉर्मूलाज में यहां -1 भी करना पड़ता है, वो भी करके देख लें। पूरा 1.1 आता है, आर यू श्योर? और -1 करने से 0.1025, यानी कि हम कहेंगे कि इस वाले बैंक के केस में इफेक्टिव रेट वाज 10.25%। तो अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक आधा इफेक्टिव रेट का सवाल भी आ जाएगा। कैसे निकालते हैं इफेक्टिव रेट, मैंने आपको दो तरीके बता दिए। एक साल का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एक साल की जो है वो टोटल प्रेजेंट वैल्यू, या फॉर्मूला जिंदाबाद। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 5 में चीज है दैट इज कंपेयरिंग कैश फ्लोस। कंपेयरिंग कैश फ्लोस करते हुए सबसे
इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप हैं कौन, क्या आपने बैंक से पैसे लेने हैं या बैंक को पैसे देने हैं। अगर आपने बैंक से पैसे लेने हो तो कॉमन सेंस कहती है कि ज़्यादा पैसे मिलना अच्छी बात होती है, कम पैसे मिलना बुरी बात होती है। अगर आपने बैंक को पैसे देने हो तो कॉमन सेंस कहती है कि बहुत सारे पैसे जेब से जाना बुरी बात होती है और थोड़े से पैसे जेब से जाना भी बुरी बात होती है, लेकिन कुछ भी पैसे जेब से ना जाए तो इम्पॉसिबल है, थोड़े वाले सही हैं। तो अगर सवाल कहता है कि आपने बैंक से पैसे लेने और एक बैंक आपसे कहता है कि इंटरेस्ट रेट 10% है, एक बैंक कहता है इंटरेस्ट रेट 15% है, तो बताएं कौन सा वाला बैंक अच्छा है। लेकिन पेपर इतना अच्छा नहीं है कि उसमें इतना सीधा सवाल आ जाए, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ऐड करते हैं। अगर सवाल बोले कि एक बैंक आपसे कहता है इंटरेस्ट रेट है 10%, एक बैंक कहता है इंटरेस्ट रेट है 10.5%, मगर इंटरेस्ट साल में 2 दफा लूंगा। अब आपने बैंक को इंटरेस्ट देना है, ये जो कह रहा है कि 10.5 है लेकिन साल में 2 दफा लूंगा, ये अफेक्टिव रेट है कि अफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कर ले 10.5% साल में 2 दफा, क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे? 1 प्लस 10.5 को हम लिखेंगे 1.105 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2 माइनस 1। कैलकुलेटर से पूछे ये क्या होता है? 10.75 10.77। पहला वाला बैंक कह रहा था 10% रेट ले लो, दूसरा वाला बैंक कह रहा है 10.7% ले लो। आपने लोन लेना है, कौन सा बैंक अच्छा है? जाहिर सी बात है 10 वाला। लेकिन अगर सिचुएशन ऑपोजिट होती है, एक बैंक कहता है कि मुझसे 10% पर एनम ले लो और एक बैंक कह रहा है मुझसे इफेक्टिवली 10.77% ले लो, कौन सा बेहतर है? 777 वाला। इसमें एक और तरह का सवाल भी आ जाता है कि बताएं स्कीम अच्छी है कि नहीं। स्कीम अच्छी है कि नहीं के सवाल सॉल्व करने के भी 2 तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको करा दूं। तो स्कीम भी हम खुद निकाल लेते हैं। मुझे कोई अच्छा सा नंबर बताएं। 56,000। कोई बात नहीं। 56,000 रुपीज बैंक कह रहा है मुझे दे दो, मैं आपसे जो है वो 5 साल बाद आपको दूंगा पूरे 1 लाख रुपए। अब इस तरह के सवालों में एक और चीज गिवन होती है और वो होता है दिलों का इंटरेस्ट रेट। सवाल बोलेगा कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स एन इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ इतने %। उसका उर्दू तर्जुमा बनेगा कि जिस भाई को ये स्कीम मिली है उनके दिल में जो है वो रेट चल रहा है कि काश 10% इंटरेस्ट रेट मिलता होता हो। अब इस तरह के सवाल सॉल्व करने का तरीका नंबर 1, 56,000 रुपीज आज बैंक में रखवाओ, आपको 5 साल बाद 1 लाख मिलेगा। 1 प्लस आर रेज टू पावर n 10 साल बाद 5 साल बाद मिलेगा। कैलकुलेटर से पूछ के बताएं आर क्या है। जीरो 0.12। यानी कि ये स्कीम ऐसी है कि आप 56,000 रुपीज बैंक में रखवाएं तो आपको 5 साल बाद जो है वो 1 लाख मिलेगा और इसका अफेक्टिव रेट जो है वो 12% है। आपके दिल में रेट चल रहा था 10%। इन अदर वर्ड्स आपको आपकी तवक्कुआत से ज्यादा रेट मिल गया। अच्छी बात है कि बुरी? स्कीम अच्छी है, एक्सेप्ट कर लें। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, हम आर कैलकुलेट करने के बजाय दिलों के आर को यूज करते हुए पी या एस को अननोन कर दें। लाइक फॉर एग्जांपल, ये भी मतलब एक तरीके के अंदर 2 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में लेके नहीं जाता। मैं आपसे कहता हूं कि फ्यूचर वैल्यू भूल जाएं। अगर मेरे पास वाकई 56,000 रुपीज हैं और इंटरेस्ट रेट मेरे दिल में चल रहा है 10%, तो रेज टू पावर 5 अगर मैं अपने दिल के मुताबिक जो है इन्वेस्टमेंट करता तो मेरे पास 5 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं?
91 90 1 88 बस काफी है। अगर मेरे दिल का रेट चल रहा होता मार्केट में तो मैं अपने मनपसंद बैंक में इतने सारे पैसे जमा कराता और 5 साल बाद मेरे पास 90,000 रुपए इकट्ठे होते। 90,000 मेरे पास इकट्ठे होते, जबकि ये नेक लोग मुझसे कह रहे हैं यार 90,000 और मुझसे लाख रुपए ले लो, कौन अच्छा है? लाख वाला बैंक अच्छा है, स्कीम अच्छी है, मान जाए। तो ये थे स्कीम वाले सवाल। अगर आपसे ये कंपेयर कराया जाए कि बताओ कहां से फ्यूचर वैल्यू आपको ज्यादा अच्छी मिल रही है, तो बेस्ट तरीका है इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट निकाल लें, देख लें सबसे ज्यादा वाला कौन सा है, वो सबसे बेस्ट होगा। ओके जी, दैट वाज चैप्टर नंबर 5। क्या कुछ जान है कि चैप्टर 6 की बात भी कर लें? एक क्वेश्चन करवा दें, नाम बताएं उस क्वेश्चन का। क्या मैं आपकी बुक आपसे छीन सकता हूं? सॉरी, 5.68। ओके जी, जो लोग जिनके पास इस टाइम बुक आसपास नहीं है रिकॉर्डिंग वाले, उनके लिए मैं सवाल ऊंची आवाज में बोल भी दूं। सवाल कह रहा है अ 3 ईयर इन्वेस्टमेंट, मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूं, पेज नंबर 94। चलो इसी बहाने थोड़ी सी मार्केटिंग हो जाएगी, देख लें। पर्पल कलर की बुक है और पर्पल सर उसामा वहीद ने जबरदस्ती करवाई थी, मैं चाहता था कि ब्लैक हो, उसामा ने कहा था कि नहीं पर्पल सूट करेगी, ब्लैक बुक। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, 3 इयर्स की इन्वेस्टमेंट थी, रिटर्न मिला 25%। इसके लिए मैं वर्ड आर यूज नहीं कर रहा, मैं पूरा वर्ड लिख देता हूं, रिटर्न वॉज 25%। कंप्यूट द इफेक्टिव एनुअल रेट। इफेक्टिव रेट पता नहीं क्या है, सिर्फ आपको सवाल में 2 चीजें गिवन है, एक तो 3 साल है और एक ये कि रिटर्न जो है वो 25% है। आपकी बुक आपके हवाले। कॉमन सेंस कहती है कि इफेक्टिव रेट का सवाल है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगा लेते हैं, नहीं लगाना। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब 1 साल की बात हो रही हो, यहां 3 साल की बात हो रही है। तो बंदा पूछे जाए तो कहां जाए, सवाल में हमें गिवन ही कुछ नहीं, ना पी गिवन है ना एस गिवन है। क्या गिवन है? पी और एस का आपस का रिश्ता। जब भी रिश्ते गिवन हो तो हम कहीं ना कहीं पहुंच जाते होते हैं, मैथ्स में भी और असल लाइफ में भी। तो रिश्ते, क्या रिश्ते हैं? पी और एस का आपस में रिश्ता ये है कि जितना पी था एस उससे 1.25% ज्यादा है, 1.25 गुना ज्यादा है। तो कोई अच्छी सी अमाउंट अज्यूम कर लें, 75। प्रेजेंट वैल्यू इज 75। तो बताएं 75 का 25% रिटर्न के बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी? 75 इंटू 1.25। कुछ लोग कह रहे हैं टी, कुछ लोग कह रहे हैं 90। मैं किसकी बात मानूं? 90 93.75 है आपका रिटर्न। आपको 3 साल बाद इतने सारे पैसे मिलेंगे। 1 प्लस आर, आर पता नहीं क्या है। कितने साल की स्कीम थी? 3 साल। कैलकुलेटर से पूछ के बताएं आर क्या होता है। नहीं, उधर नहीं जाना, इधर ही रहना है। तो क्या 7.7 कोई ऑप्शन भी है? वेरी नाइस। इस तरह मतलब बाकी सबको भी इजाजत है, कोई सवाल तंग कर रहा हो 5 और 6 का तो हम सवाल क्लास में कर भी सकते हैं। अब मेरे कहने पे आपने देखना स्टार्ट किया, चलें कोई नहीं। चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6 की बात करते हैं। चैप्टर 6 चैप्टर 5 का बड़ा भाई। अगर आपके चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट सीधे हैं तो चैप्टर 6 भी आपको तंग नहीं करेगा। जो चैप्टर 5 में कॉम्प्लिकेशंस थी 1 2 3, एग्जैक्ट वही कॉम्प्लिकेशन 6 में भी आएंगी। वहीं भी वही करना है कि r को डिवाइडेड बाय m करना है, n को डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय m करना है। फॉर्मूलाज की बात करते हैं।
तो मैं यूनिट 3 के फॉर्मूलाज की बात पहले कर रहा हूं, यूनिट 2 की बाद में करूंगा। यूनिट 3 में जब आप जाएंगे तो लिखा होगा एनविटीज। बंदा पूछे एनविटीज, अवाम से वाज़ेह परपेचुइटीज, हाँ परपेचुइटीज भी होती हैं। एनविटी उस अमाउंट को कहते हैं जो कि आपने सेम अमाउंट सेम फ्रीक्वेंसी के साथ बैंक से लेनी हो या बैंक को देनी हो। सेम अमाउंट भी और टाइम भी फिक्स्ड हो। फॉर एग्जांपल हर साल कोई बैंक में 1000 रुपए रखवाए, हर साल बैंक किसी को 75 रुपए इंटरेस्ट दे, तो ये सारी जो अमाउंट्स होती हैं ये आपके पास होती हैं एनविटीज। एनविटीज के आगे फर्दर तरह के फॉर्मूले होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी अलग चीज है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी अलग चीज है। और सबसे कॉमन जो चीज अवाम को तंग करती है वो यही है कि हम आंखों से देख के कैसे पहचाने कि ये सवाल मुझसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी चाहता है या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी चाहता है। फॉर्मूलाज देखते हैं, फिर जो है वो अल्फाज के ऊपर भी बात करेंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी के दो फॉर्मूले होते हैं, मैं बोर्ड पे सिर्फ एक लिखूंगा। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एक्स into 1 plus r raised to power n minus 1 divided by r multiply by 1 plus r। इससे हम प्यार से बोलते हैं फॉर्मूला ऑफ एनविटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू। तो क्या फर्क है दो तरह की एनविटीज में? एक एनविटी होती है जो कि आप आज से स्टार्ट कर देते हैं, और एक एनविटी होती है जो कि आप स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बैंक कहता है कि मैं तुम्हें हर साल जो है वो इतना इंटरेस्ट दिया करूंगा, बदले में तुम मुझे हर साल जो है वो हजार रुपए जो है वो जमा कराते रहना। एक सिचुएशन तो ये है कि आपने कहा जो होगा आज होगा, आपने आज ही बैंक को पहली किस्त दे दी, तो एनविटी ड्यू का फॉर्मूला लगेगा फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। और अगर आपने कहा ठीक है एक साल तक पैसे दे देना, ठीक है 31 दिसंबर को देखेंगे क्या होता है। तो जब हम स्टार्ट से अपने स्कीम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड से स्टार्ट कर रहे हैं सॉरी, तो उससे हम बोलेंगे ऑर्डिनरी एनविटी। ऑर्डिनरी एनविटी का फॉर्मूला सेम यही है, बस ये नहीं करना, ये वाली ब्रैकेट आगे मल्टीप्लाई नहीं करनी। एक छोटा सा सवाल करके दिल की तसल्ली करते हैं। आप 75 रुपए हर साल बैंक में रखवा रहे हैं, अगले 10 साल तक रखवा रहे हैं। मुझे बताएं 10 साल बाद आपके पास कितने सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? इंटरेस्ट रेट 10% ही है। आर यू श्योर? नहीं, मैं अपनी स्टेटमेंट रिपीट करता हूं। अगर आपने बैंक में हर साल 75 रुपए जमा कराने और ये स्कीम 10 साल तक चलेगी, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो बताएं 10 साल बाद आपके बैंक में कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 0.33 बस 30 कर लेते हैं। तारीख गवार है, मैं जान के कैलकुलेटर क्लास में नहीं रहता कि मेरे इतने होनहार बच्चे हैं कि मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कैलकुलेटर को हाथ लगाऊं, तो ये कैमरे के सामने कोई नहीं। मैं अभी भी उस दिन का वेट कर रहा हूं कि रिजल्ट वाले दिन यही लोग जो है मुझे लंबे लंबे मैसेज करेंगे बहुत सारे हार्ट्स के साथ। आमीन। आपके पास 10 साल बाद इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए, मुझे सोच के बताएं क्या ये सारे पैसे आपके अपने हैं कि बीच में कुछ इंटरेस्ट भी होगा? कितना कोई होगा? अवाम ने कहा सारा ही होगा। नहीं, आपने मेहनत की है, आपने हर साल 75 रुपए बैंक में रखवाए हैं, इसमें से कुछ पैसे आपके अपने भी हैं। सुभान अल्लाह। मेरी अगली बात भाई ने एडवांस में कर दी। जब आपने ये पता लगाना है कि आपके अपने पैसे सारे में से कितने हैं, तो आपने इतने पैसों की इतनी किस्तें दी, आपने 750 रुपए अपनी हलाल कमाई से बैंक में रखवाया। ये थी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी, ये थी आपके अपने पैसे, इससे हम प्रिंसिपल कहते हैं या प्रेजेंट वैल्यू भी से आप कह लें। तो बताएं इंटरेस्ट कितना होगा?
बातों बातों में हमने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना सीख लिया। तो चैप्टर 5 में अगर कहे इंटरेस्ट निकाल दो, इस तरह से कैलकुलेट करना है। अगर चैप्टर 6 में कहे सवाल की इंटरेस्ट निकाल दो, इस तरह कर देना है। कॉमन सेंस यूज की जाए तो फॉर्मूला अभी भी सेम है, S माइनस पी इज इक्वल टू आई। अब यहां शायद किसी के माइंड में सवाल आ रहा हो कि सर ने इतने कॉन्फिडेंस से कह दिया चैप्टर 5 के सवाल में ऐसे कर दो, चैप्टर 6 के सवाल में वैसे कर दो, अगर यही ना पता होगा चैप्टर 5 का सवाल कौन सा, 6 का सवाल कैसा है, तो कहां जाएं? तो इसका जवाब यह है कि सवाल आपको खुद बताएगा, थोड़ा सा आपने निशानियां पहचाननी है। अगर सवाल आपसे इस तरह की बातें करता पाया जाए कि हर साल इतने सारे पैसे देने हैं या हर महीने इतने सारे पैसे देने हैं, रेगुलर पेमेंट की बात हो रही हो तो चैप्टर 6 और सिंगल पेमेंट की बात हो रही हो तो चैप्टर नंबर 5। अच्छा सर, अगर हम बिल्कुल हर साल 75 रुपए देने हैं और हाँ 10% हमें इंटरेस्ट मिलेगा हर साल, मिलेगा और 10 साल बाद हमारे पास कितने हुए? इतने तो सारे। सर अगर फिर फर्दर हम इसका ब्रेक डाउन करो, हमें मतलब पेपर में एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हैं, हमें नहीं पता लगता, अगर हम क्वेश्चन की बेस के ऊपर खुद उसको अज्यूम करते हैं, तो सर हम मतलब 3 साल है 75 जमा 75 150 लेगा दूसरे साल, तो फिर 150 के हिसाब से 10% मिलेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं नहीं, भाई जो कहना चाह रहे हैं ना एग्जैक्टली याद करें, मतलब हंसने वाली बात एक दफा ये मैंने क्लास में करा के दिया था आप सबको। मैं तकरीबन बहुत गंदा वर्ड यूज करते करते रह गया, मेरा रोजा है। कर ले नीचे मुंह करके एहसान फरामोश लोगों, ये सारी हमने कैलकुलेशंस की थी। चलो फिर भी हल्की सी अब दोबारा कर लेते हैं, अब डिग्निटी पे बात आई है। चलो लेकिन 10 साल तक करेंगे उसमें तो हमारा आधा घंटा निकल जाएगा, 2 साल की कर लेते हैं। फॉर्मूले से देखें क्या आता है। 75 सर 3 साल कर तारीख गवार है, मैंने भाई की बात फिर भी मान ली। 75 इंटू 1.1 रेस टू पावर 3, कैलकुलेटर से पूछ के बताएं ये क्या होता है। टू 248 25 फॉर्मूले से आंसर ये आता है। अगर मैं भाई की बात मान लूं कि फॉर्मूला मैं भूल गया, हम इंतहाई लंबे रूट से इसी फॉर्मूले तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इंतहाई लंबा रूट लेंगे। 75 रुपए बैंक में रखवाए, 75 रुपए पे 1 साल बाद इंटरेस्ट आएगा 75 का 10%, 7.5 रुपए। 1 साल बाद आपके बैंक में कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? तारीख गवारा इन लोगों का 10 दिन बाद पेपर, 82.5। अगले साल के शुरू में इनके अकाउंट में 82.5 रुपीज है, इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। 82.5 का 10% क्या होता है? मुझे बताएं भाई के अकाउंट में 82.5 प्लस 8.25 कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 90.75। 90.75। एक मिनट, एक हम इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन भूल गए। हम भूल गए कि हमने 75 रुपए भी तो जमा कराना है इस अकाउंट में। 82.5 अकाउंट में हमारे था, 1 साल बाद हमने इसमें 75 की अगली किस्त जमा कराई, 82.5 प्लस 75, 157.5। इसका 10% क्या होगा? अब ऐड करें दिस प्लस दिस, 173.25। अब अगले साल के शुरू में फिर हमने इसमें इंटरेस्ट जो है वो ऐड करना है, अगली किस्त ऐड करनी है 75 रुपए की। इसमें 75 ऐड करके देखें क्या आएगा। जादू। तो ये था लंबा रूट। तो आई एम श्योर आप में से 95% लोग अप्रिशिएट करेंगे कि फॉर्मूला जिंदाबाद। 2 साल में ही पूरा कर दिया हमने। 10 साल बाद हमें याद होगा ये लंबा रूट। आमीन। फॉर्मूला किसको याद होगा? मुझे तो याद है, अल्लाह करे आपको भी हो। खैर एनीवे, ये तो था फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। एक प्रेजेंट वैल्यू भी होती है, और प्रेजेंट वैल्यू आगे हमने यूज करनी है एनपीवी में। रेगुलर क्लास में हम एनपीवी पहले पढ़ते थे, एनवीटी बाद में। यहां हम प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पहले पढ़ लेते हैं।
कोई बात नहीं, हसद कर रहे, इग्नोर करो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी x इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर रेस टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। ये आपके पास आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। अगर सवाल इस तरह की बातें करता पाया जाए कि कोई बैंक आपसे कह रहा है मैं आपको हर महीने या हर साल या हर 2 साल बाद इतने सारे पैसे दूंगा, तो बदले में आप कितने सारे पैसे बैंक को दे दें कि वो बैलेंस हो जाए, जस्टिफाइड हो जाए। आज इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। आपने बैंक से बहुत सारे पैसे ले लिए आज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोन। आपने बैंक से कर्जा ले लिया, बैंक आगे से आपसे कहता है मैं इंटरेस्ट लूंगा बहुत सारा। तो अगर आपने बैंक से पैसे ले लिए हैं आज, मैं आज जोर देके कह रहा हूं, आज बहुत सारे पैसे ले लिए और कल को पैसे वापस करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट समेत वापस करने पड़ेंगे, हर इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होगा। एक तरीका तो ये कि हम इंतहाई लंबा रूट लेके जिस तरह भी प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन हर लाइन की है वो करें, और एक तरीका है फॉर्मूला जिंदाबाद। आपने आज गलती से बैंक से 75,000 रुपए का लोन ले लिया, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो बताएं कितनी किस्तें देनी पड़ेंगी? कितनी किस्तें से मुराद अमाउंट में बात कर रहा हूं, नंबर्स की बात नहीं कर रहा। 1 माइनस 1 प्लस आर 10% इंटरेस्ट रेट है और आपने ये कर्जा 10 साल लगा के उतारना है। -10 डिवाइडेड बाय आर, आर है आपके पास 0.1। मुझे कैलकुलेटर से पूछ के बताएं एक किस्त कितने की होगी? दोबारा आपको 12,205 रुपए की 10 किस्तें देनी पड़ेंगी। ये 75,000 थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी। आपने आज इतना सारा लोन लिया था तो कल आपको इतने सारे पैसे देने पड़ेंगे। कितने सारे पैसे देने पड़ेंगे टोटल? इतने पैसों की 10 किस्तें, ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 122,059। आपने इतने सारे पैसे बैंक को दिए, बदले में बैंक ने आपको क्या दिया? इतने पैसे आपने बैंक को दिए, बैंक ने आपको बदले में ये दिया। ये जो डिफरेंस अमाउंट है ये कौन है? निकालने इंटरेस्ट कितना था? 470 समथिंग। यानी कि इस 75,000 रुपए की खातिर आपने 50,000 रुपए का इंटरेस्ट पकड़ा दिया बैंक को। इसलिए कहते हैं इंटरेस्ट नहीं, लोन नहीं लेना चाहिए। तो इतना सा लोन की खातिर आपने इतना सारा इंटरेस्ट दे दिया, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है, लेकिन खैर मजबूरी हो तो लोन क्या बड़ा कुछ करना पड़ जाता है। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू से इंटरेस्ट निकालना सीखा, हमने प्रेजेंट वैल्यू से कैश फ्लोज निकालने सीखे, कोई परेशानी वाली बात। इससे आगे जाते हैं एनपीवी पे। अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी का फॉर्मूला आता है, फिर एनपीवी तो इजी है। एनपीवी एग्जैक्टली होता क्या है? क्या कोई जीनियस मुझे याद कराएगा? वो तो ठीक है, लेकिन ये होती क्या है? अवाम से आवाज आई, शेर के बच्चे। थोड़ा सा और जो है वो एक्सप्लेन अगर कर दें हमारी उस अवाम के लिए जो कि पहली दफा आ रही है। अवाम की बस हो गई। वो इस बात को कहने पे शर्मिंदा हैं कि इन सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि एक शेर और शेर की मिसेस खरीदेंगे, उनके बच्चे होंगे, बच्चे बेचेंगे, बहुत पैसे मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा, बिजनेस होगा। और फिर मैंने इन्हें प्रूव करके दिया था कि देखने में ऐसा लग रहा है प्रॉफिट है, लेकिन असल में बहुत सारा लॉस है। और एंड पे शेर भी बेच दिया था जालिमों ने। लॉस भी हो गया, शेर भी चला गया, शेर के बच्चे भी चले गए, हर तरह से न दीन के रहे न दुनिया के रहे। लेकिन पॉइंट ये कि उस प्रोसेस का नाम था एनपीवी। टाइम भी लगा था, ना सीए हुआ ना शेयर का नुकसान हर तरह से। खैर एनीवे हम बात करें एनपीवी की, तो एनपीवी निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है टेबल फॉर्मूला, आप लिखें एक कॉलम में ईयर्स, एक कॉलम में कैश फ्लोज, एक कॉलम में कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। इन सारी प्रेजेंट वैल्यूज का सम करते हैं तो आपके पास आ जाता है आंसर।
अगर ये आंसर पॉजिटिव हो, आप कहते हैं बहुत अच्छी बात, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लगा लो, फायदा होगा। अगर ये अमाउंट नेगेटिव आ जाए, आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये प्रोजेक्ट इंतहाई बेकार है, इस स्कीम में पैसे नहीं लगाने। ये तो था आपके पास टेबल फॉर्मूला, और एक था आपके पास इसकी इक्वेशन मेथड। इक्वेशन मेथड क्या था? एनपीवी इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ईयर 1 इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस 1 डॉट 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 ईयर एन रेज टू पावर 1 प्लस आर माइनस एन। आपस की बात है, ये तरीका ज्यादा इजी है, लेकिन ये इक्वेशन मजबूरी में यूज करनी पड़ जाएगी जहां आपके पास कोई एक चीज अननोन हो। सवाल आपसे पहले ही पूछे कि किसी चीज की एनपीवी इतनी है और इतने सारे पैसे मिले, तो बताओ शुरू में कितना खर्चा किया होगा। इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ जाएगा। लेकिन जो सीधा सवाल है वो टेबल से ज्यादा जल्दी हो जाता है। आए जल्दी से कैलकुलेशन भी इसकी कर लेते हैं। हमारे पास शेयर बेचने का टाइम तो नहीं है, आसान सी कैलकुलेशन करते हैं। आज आपने 1 लाख रुपए का खर्चा किया इस नियत से कि अगले 5 सालों तक, बल्कि ज्यादा हो जाएगा, 2-3 साल तक करते हैं। दोबारा देख लें। 3 सालों में अपने पैसे पूरे करने हैं। जहां मुझे कॉमन सेंस से बताएं कितने पैसे हमें हर साल मिनिमम मिल जाए कि हमारा गुजारा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तकरीबन 40-40 हजार भी हर साल मिल जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। 40,000, 40,000, 40,000 देखने में प्रॉफिट है कि लॉस है? देखने में 1,20,000 हमें मिलना है और खर्चा हमारा होगा 1 लाख का, तो हमें देखने में 20,000 का प्रॉफिट है। लेकिन देखने में नहीं जाना, कैलकुलेशन करनी है। इन पैसों की प्रेजेंट वैल्यू क्या है? तो एक चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि आज ईयर 0 पे हमने जितने पैसे खर्च किए उनकी प्रेजेंट वैल्यू वही है जो वो अमाउंट है। 1 लाख रुपए जो आज खर्च कर दिए उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी नेगेटिव 1 लाख ही है। अब ये 40-40 हजार जो है, हम चूंकि रिवीजन क्लास में, इसलिए मैं लंबे रूट से नहीं, मैं शॉर्टकट पे जा रहा हूं। एक झटके में हम इसका आंसर निकालेंगे। 40,000 3 साल तक दिया, किस रेट से दिया? रेट भी अज्यूम कर लेते हैं 10%। 40,000 1 माइनस 1 प्लस आर यानी कि 1.1 रेज टू पावर, कितने साल की स्कीम है? 3 साल की स्कीम है, डिवाइडेड बाय 0.1। कैलकुलेटर से पूछें ये क्या होता है? अवाम ने कहा 99,774 मुबारक हो। 526 रुपए का लॉस है। क्यों है ऐसा? देखने में तो 20,000 का प्रॉफिट लग रहा था, असल में लॉस क्यों हो गया? महंगाई की वजह से। कल जो हमें 40,000 मिलना है वो आज के 40,000 के मुकाबले में जो है वो काफी कम है। तो हमने मैथमेटिकली प्रूव किया कि ये प्रोजेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, इवन दो हमें शक्ल से देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत सारा प्रॉफिट होगा, हुआ कोई नहीं। हमारे पास लॉस आ गया। आपने एट द एंड करना क्या है? इसको इसमें से माइनस कर देना है। तो 526 शुड बी योर लॉस। नेगेटिव है, हम कहेंगे प्रोजेक्ट बेकार था, इसमें पैसे इन्वेस्ट प्लीज ना कर दीजिएगा वरना बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। और आखिरी टॉपिक आज का करने वाला IRR। क्या बोर्ड के किसी कोने पे जगह है या दिल पे पत्थर रख के मैं कुछ मिटा दूं? मिटा दूं। वैसे भी आपके दिल पे फॉर्मूलाज लिखे हुए तो बोर्ड पे लिखे हो या ना हो, क्या बात है? क्या रमजान में इस तरह की बातें मुझे सूट करती हैं? परपेचुटीज, अवाम से आवाज ही परपेचुटी नहीं है। परपेचुटी को हम नहीं बोलते। परपेचुटी वो वाली एन्युटी होती है जो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी। ऐसी और भी चीजें होती थी दिल में जो कभी खत्म नहीं होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ, लेकिन वो परपेचुटी तो फिर ना हुई ना, जो खत्म हो गई वो परपेचुटी तो ना हुई। तो पॉइंट ये है कि वो चीज जो टाइम के साथ, वो कैश फ्लो जो आपको टाइम के साथ मिलते चले जाएंगे वो होते हैं परपेचुटी। और परपेचुटी निकालने का फॉर्मूला और भी इजी होता है। एक मिनट, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी तो इन्फिनिट होगी,
जिसका टाइम ही इन्फिनिट है उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? हम फ्यूचर वैल्यू का सवाल पहचानते कैसे हैं? सवाल कहता है कि ऐसा करो बता दो 10 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाएं, 20 साल बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाएं एट द एंड ऑफ द स्कीम। अगर कोई चीज ही इन्फिनिट है तो सवाल आपसे किस मुंह से पूछेगा कि बताओ इन्फिनिट टाइम बाद कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? तो फ्यूचर वैल्यू तो वैसे इम्पॉसिबल है, प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक्स ओवर आर। अगर कोई बैंक आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें हर साल 300 रुपए दूंगा और इंटरेस्ट रेट आजकल चल रहा है 10%, तो आप उस बैंक से कहेंगे ठीक है यार मुझसे 3000 रुपए लो, और अब जब तक क़यामत नहीं आ जाती मेरे बच्चों के और उनके बच्चों के अकाउंट में हर महीने 300 रुपए आ जाना चाहिए। तो 3000 रुपए उस स्कीम की वैल्यू है कि अगर बैंक आज आपसे 3000 ले ले तो बदले में वो इसके बाउंड हो जाएगा कि वो आपको हर साल जो है वो परपेचुटी तक, आपस की बात है परपेचुटी जो असल में भी होती है वो लाइफ टाइम तक होती है, बंदा मर गया परपेचुटी खत्म। तो ये तो थी परपेचुटी। वक्त आ गया IRR का। एक चीज पढ़ी थी चैप्टर 1 में, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन वो खूबसूरत लम्हा था जहां आपका ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। IRR इंटरेस्ट रेट्स का ब्रेक इवन होता है। IRR एक ऐसा हसीन आर होता है, यानी कि रेट होता है जहां आपका ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। इससे पहले कि हम IRR की कैलकुलेशन करें मुझे जरा कॉमन सेंस से पूछ के बताएं, या शायद कॉमन सेंस से पूछना ना भी पड़े, शायद आपको किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया था। या अल्लाह खैर, कैमरे के सामने इज्जत होने वाली है। प्रेजेंट वैल्यू और रेट का आपस में क्या रिश्ता है? प्लीज सच बोल दीजिएगा। यस, बच गए। प्रेजेंट वैल्यू और रेट, मैं बोल रहा हूं यार मेरी सुन लो। प्रेजेंट वैल्यू और रेट का आपस में इनवर्स रिश्ता होता है। अगर रेट इंक्रीज होगा तो प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज होगी। यकीन नहीं आता तो अभी प्रूव करके भी देख लेते हैं। तो IRR का तरीकेकार ये होता है कि हमने 2 दफा NPV निकालनी होती है। NPV कौन होता है हमने अभी सीखा है। तो सवाल में 2 दफा NPV निकालनी होती है, एक दफा पॉजिटिव एक दफा नेगेटिव। बंदा पूछे कैसे पता लगेगा कहां पॉजिटिव होगी कहां नेगेटिव होगी? थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसी सवाल की NPV निकालने की कोशिश करते हैं। हमने देखा 10% पे प्रेजेंट वैल्यू है 526 रुपए, नेगेटिव। फॉर्मूला कहता है IRR का कि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव हो तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ जाता है। वैसे दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव से भी आ जाता है, लेकिन अच्छा आंसर चाहिए तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। मुझे कॉमन सेंस से पूछ के बताएं मैं 10% के साथ क्या हरकत करूं कि मेरी अमाउंट, मेरी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो जाए? इंक्रीज के डिक्रीज? कम। 10 से कम क्या होता है? 10 से कम बड़ा कुछ होता है, लेकिन हम जो है वो 4 अज्यूम कर लेते हैं। अब हमने जिद की 5, देख लेते हैं 5 पे। नहीं, अब मैं 5 पे करूंगा। ईयर 0, आज भी हमने 1 लाख रुपए जो खर्च करना है वो इंटरेस्ट रेट 5% हो या 10% हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो 40 हजार हमें मिल रहा है इस पर फर्क पड़ेगा। 40,000 into 1 minus 1.05 raised to power minus 3 divided by 0.05। कॉमन सेंस कहती है कि आंसर 99474 से ज्यादा ही आएगा। 108921 108929। शक्ल से तो प्रॉफिट लग रहा है। कितना? कोई 8929 का। ये जी मजाक है। उधर हमें नेगेटिव लॉस हो रहा था 526 का, यहां हमें पॉजिटिव जो है वो प्रॉफिट हो रहा है 8929 का। यानी कि अगर महंगाई कम हो तो प्रॉफिट भी हो जाता होता है। हम IRR निकालना चाह रहे हैं, वो खूबसूरत आर जहां NPV एग्जैक्टली 0 होगी। कॉमन सेंस कहती है कि अगर 5% पे पॉजिटिव है और 10% पे नेगेटिव है तो 5 और 10 के दरमियान कोई एक खूबसूरत लम्हा आया होगा। मजीद कॉमन सेंस कहती है कि क्या वो लम्हा 10 के करीब होगा कि 5 के करीब होगा?
10 पे तो एग्जैक्ट 526 है, तो 0 526 के करीब है कि 8900 के करीब है? नेगेटिव 526 के करीब है। तो अगर तुक्का लगाना हो तो मैं क्या कहूंगा, 8% या 9% ऑप्शन है। अगर ऑप्शन ही हो कि 8%, 12%, 15% और 25%, तो मैं जल्दी में 8% पे टिक करके आगे चला जाऊंगा। लेकिन हम इस टाइम शॉर्टकट में तो है नहीं, पेपर में 10 दिन पड़े यार। कितने नंबर का आएगा सवाल 2 चैप्टर में से? चैप्टर 5 और 6 से मिला के तकरीबन 20% ऑफ 10 आ जाता है। 20 मार्क्स की बात हो रही है, नहीं कि कम से कम 10 MCQs। अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें यूज करना है IRR का फॉर्मूला। IRR का फॉर्मूला नोट कर लें। लोअर परसेंटेज प्लस NPV एट लोअर डिवाइडेड बाय NPV एट लोअर माइनस NPV एट हायर मल्टीप्लाई बाय हाई माइनस लो परसेंटेज। आए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। लोअर परसेंटेज कौन सी थी, 5% के 10%? 0.05 प्लस NPV एट लोअर, छोटे वाले इंटरेस्ट रेट में NPV क्या है? 8929 डिवाइडेड बाय NPV लोअर दोबारा 8929 माइनस हायर वाली NPV। हायर वाली NPV क्या थी? 526 नेगेटिव, यानी कि माइनस माइनस 526 मल्टीप्लाई बाय हाई माइनस लो। 10 में से 5 निकालो, पीछे क्या रह गया? कैलकुलेटर से पूछ के बताएं ये क्या होता है। मेरा दिल कहता है कि 10 के करीब करीब की कोई फिगर होगी। 0.097, यानी कि तकरीबन 10% के करीब करीब ही हसीन लम्हा था जहां हमारी NPV एग्जैक्टली 0 हो गई। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम पूरा हुआ, साथ ही कॉन्सेप्ट पूरे हो गए। आपने पेपर में भी यही करना है कि आखिरी 5 मिनट रहते हैं और आप जो है पूरा पेपर करके बैठे हुए। घड़ी खराब है, नहीं इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। ओके जी, थोड़ी सी अपनी तारीफ करने का दिल चाह रहा है, लेकिन अब उसका फायदा कोई नहीं। मेरे जमाने में एक पेपर होता था फंक्शनल इंग्लिश, वो भी इस PRC लेवल में ही, वो मैंने वाकई 20 मिनट में कर लिया था। एनीवे, पॉइंट ये है कि चैप्टर 5 और 6 जो है वो तमाम हुआ। प्लीज इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास ICAP का स्टडी टेक्स्ट है, आपके पास ICAP के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कल मैंने एवी जिद में आके गिन लिए कि ICAP की बुक में जो है वो टोटल कितने सवाल हैं, तो 750 के करीब सवाल हैं। तो 1100 APQ और 700 स्टडी टेक्स्ट, 1800 सवाल करके भी अगर दिल ना भरे तो इधर उधर की और असाइनमेंट भी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह पेपर पास है ना। वो तो फिर आ जाइएगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। कोई नहीं, इस दफ़ा वो किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहा होगा, इसलिए तो मेरी क्लासेस में नहीं आता। ओके जी, यहाँ रिकॉर्डिंग एंड करें।